मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जिसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा और पैसे के अभाव में कोई नहीं रोकेगा। और अगर आपके अंदर काबिलियत है और लगन है कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस प्लेटफॉर्म पे बिटोला लीगल पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जिसमें मैं कवर करूंगा सारे सब्जेक्ट्स जो भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले सारे मेजर सब्जेक्ट्स, उसके बाद जो स्टेट स्पेसिफिक लोकल लॉज होते हैं, वन बाय वन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, मैं वन बाय वन सब कुछ कवर करूंगा। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि इस चैनल पे इतना कंटेंट हो और वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे कि आप में से कोई भी केवल इस वजह से कि उसके पास किसी बड़े शहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है या किसी कोचिंग के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर कोई इंसान जो बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा है और उसके पास उसके बावजूद भी राइट गाइडेंस नहीं है, इन सारी चीज़ों के अभाव में आप जज बनने से, अपनी लाइफ में लॉ को अच्छे से समझने से आप रुक ना जाओ। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। हम लोग अभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेक्शन 12 यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाया था। आज हम सेक्शन 13 और सेक्शन 17 पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि जो बोनाफाइड परचेजर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह के प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किए गए हैं, और एक ऐसा सेलर जो कि जिसके पास टाइटल ही नहीं था उसके पास क्या राइट्स हैं, राइट। तो सेक्शन 13 और सेक्शन 17 इन्हीं चीज़ों से डील करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सेक्शन 13। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आपके हाथ में आपका बेयर एक्ट होगा। सेक्शन 13 की जो नॉर्मल हेडिंग है, इट सेज राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। तो अब ये जो सेक्शन 13 है, इसका जो पर्पस है वो है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोनाफाइड परचेजर्स, राइट। ऐसे जो बोनाफाइड परचेजर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट ऐसे सेलर्स। और आप लोग जानते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, कुछ लोगों ने तो ताजमहल ही बेच दिया था, कुछ लोगों ने इंडिया की पार्लियामेंट बेच दी थी। तो ऐसे भी जो सेलर्स होते हैं जिनके पास टाइटल नहीं होता है, उनको कोई घर अच्छा लग गया तो उन्होंने बोला चलो इस घर को ही बेच देते हैं, जबकि वो घर उनका था नहीं। तो अगर ऐसा कोई कर देता है तो फिर जो सामने वाली पार्टी है जिसके साथ ऐसा हुआ है उसके पास क्या राइट्स होंगे, उनको कैसे लॉ प्रोटेक्ट करेगा, वही कुछ प्रोविजन सेक्शन 13 में दिए हुए हैं, राइट। इस सेक्शन 13 को आप सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ पढ़ सकते हैं। आप सबको पता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कंप्लीट कर चुका हूं यहां पे, और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोडेड है 42 लेक्चर्स की, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा लिमिटेशन भी हम कर चुके हैं। लिमिटेशन का भी कंप्लीट जो सीरीज है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अब पर इसको 43 के साथ जरूर आप रिलेट करके लिखिएगा, क्योंकि आपको अगर 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं और उन्हीं 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स से सिलेक्शन होता है, तो आपको कुछ तो लोगों से हट के लिखना पड़ेगा। जो लोग केवल सेक्शन 13 लिखेंगे उनको भी मार्क्स मिलेंगे, पर अगर आप इसको रिलेट करके लिखेंगे हमेशा तो आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट। अब ये बात करता है पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट, ऐसे सेलर्स के अगेंस्ट और ऐसे लेसर्स के अगेंस्ट जिनके पास या तो कोई टाइटल नहीं है या उनका टाइटल इम्परफेक्ट है। तो नो टाइटल तो आप समझते हैं कि भाई प्रॉपर्टी मेरी नहीं है पर मैं उसको बेच दूं तो मेरे पास उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में कोई टाइटल नहीं, तो मैं बेच कैसे सकता हूं। पर इम्परफेक्ट टाइटल का क्या मतलब होता है? तो इम्परफेक्ट टाइटल का मतलब होता है कि अभी अगर फादर है, राइट, किसी के फादर हैं और ये सन है, तो जब तक फादर जिंदा है तब तक तो टाइटल इसका क्या रहेगा? इम्परफेक्ट रहेगा। तब तक इसका टाइटल इम्परफेक्ट टाइटल रहेगा, क्योंकि फादर की डेथ के बाद ये टाइटल इसको पास ऑन होगा, ये प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, राइट। या फिर अगर फादर की इच्छा है, वो प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं सन को, वो किसी और को देना चाहते हैं, तो वो किसी और को भी दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी इसके पास आए ही, राइट। तो अभी अगर ये किसी को ये बोलता है कि ठीक है, जब मेरे फादर की डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, तो आप ऐसा करो, ये प्रॉपर्टी मुझसे खरीद लो। मान लीजिए S1 जो है वो K1 को बेच देता है, तो अभी K1 और ये प्रॉपर्टी मान लीजिए इसके पास नहीं आई, राइट, या बाद में आई, उस टाइम नहीं है बाद में आई, तब K1 के क्या राइट्स होंगे, इसके बारे में ये सेक्शन 13 बात करता है, राइट।
तो आपको इम्परफेक्ट टाइटल का मुझे उम्मीद है मतलब समझ आ गया होगा. नाउ इट सेज वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? सेल करने के लिए और लेट मतलब लीज पे देने के लिए. कौन सा इंसान जिसके पास या तो टाइटल ही नहीं है या उसका टाइटल इम्परफेक्ट है या वो उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है, राइट. तो इस केस में द परचेजर और लेसी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर हैज द फॉलोइंग राइट्स. तो अब जो परचेजर और लेसी है उसके पास क्या राइट्स होते हैं? आप लेसर लेसी तो जानते हैं, जो इंसान प्रॉपर्टी अपनी लीज पे देता है. मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है बी को, ए ने बी को लीज पे दी, तो बी क्या हुआ? लेसी हुआ और ए हुआ लेसर. इतना टीपीए तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं ऑब्वियसली. तो अब इसके पास, इन लोगों के पास जो है तो जिसने तो प्रॉपर्टी खरीद ली है, मान लीजिए S1 से K1 ने खरीद ली है, तो ये परचेजर हुआ, और अगर लीज पे लिए तो लेसर हुआ, लेसी हुआ. तो इनके पास, इसके पास क्या राइट्स हो गए? तो राइट नंबर 1, पहली चीज कि बाद में अगर इस प्रॉपर्टी पे इसका टाइटल, इसको टाइटल मिलता है, मान लीजिए, समझिए सेक्शन 43 ऑफ टीपीएम हमने ये चीजें पढ़ी थी. इस प्रिंसिपल को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपेल. डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपेल. अभी इस केस में क्या हुआ? मान लीजिए S1 ने ये बोला था कि S1 ने ये प्रॉपर्टी, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, वो K1 को बेचती थी, पर S1 के फादर अलाइव थे उस टाइम पे, और S1 के पास उस टाइम का S1 का जो टाइटल था वो इम्परफेक्ट था. फिर क्या हुआ? फिर फादर की डेथ हो गई और ये प्रॉपर्टी क्या हुई? पास ऑन हो गई. किसको? S1 को. तो उस केस में अब S1 बाद में ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं बेचूंगा, राइट. कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है दिस प्रॉपर्टी को, मतलब ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू K1. तो इस केस में बाद में S1 ये नहीं बोल सकता कि नहीं हमारे बीच में वो जो, अब मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा. अगर ये ऐसा कहता है, S1 ये प्रॉपर्टी इसको नहीं देता है, जब फादर की डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी का टाइटल इसमें आ जाता है, तब K1 क्या कर सकता है? K1 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू कर सकता है. किसको? S1 को, राइट. क्यों? क्योंकि अब प्रॉपर्टी इसके पास आ गई है कि वो ये प्रॉपर्टी का जो पोसेशन है वो उसे दे और ये प्रॉपर्टी उसको बेचे. इसी तरीके से अगर मान लीजिए लीज का कॉन्ट्रैक्ट था, तो लीज देने के लिए इसको कंपेल कर सकता है. तो पहली चीज ये है कि जो सेलर, जो परचेजर है और जो लेसी है, वो कंपेल कर सकता है इसको अपना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए जो इन दोनों के बीच में हुआ था. अब सेकंड, वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन्स is necessary for validating the title and they are bound to concur at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence. अब मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं. अब इन पार्टनर्स में से एक जो पार्टनर है, मतलब ये दो पार्टनर्स हैं और उसमें एक पार्टनर ने क्या करा, दोनों के बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी बेच दी किसी C1 नाम के इंसान को. अब उस केस में क्या होगा? देखिए कंकरेंस यहां पे क्या लिखा है? दोनों की जहां कंकरेंस जरूरी हो, मतलब कंकरेंस का मतलब अपनी सहमति देना, राइट, एक्सेप्टेंस देना उस बात को. तो अब पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जब कोई पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो दोनों पार्टनर्स का कंकरेंस होना जरूरी है. तो अब अगर ये पार्टनर बेच रहा है, बोल रहा है कि आप ये ले लो, मैं पूरी फर्म के बिहाफ पे दे रहा हूं, तब भी क्या करना पड़ेगा? इस पार्टनर को इसका लिखित में कॉन्करेंस लेना पड़ेगा, राइट. मतलब एक दैट वुड बी अ बेटर वे ऑफ टेकिंग हिज कंकरेंस, राइट, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो अब मान लीजिए C1, ये पार्टनर 1 था P1, पार्टनर 2 था P2. अब P1 ने C1 को ये प्रॉपर्टी पूरी बेच दी थी, तो C1 क्या कर सकता है? C1 इसको बोल सकता है, इसको कंपेल कर सकता है P1 को कि आप P2 का भी कंकरेंस लेके आइए, P2 से भी आप सहमति लेके आइए, ताकि बाद में, और वो ऐसा क्यों? ताकि बाद में कहीं P2 जाके ये ना बोलें कि यार ये प्रॉपर्टी बेचने का इसको तो अधिकार ही नहीं था, मेरी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, ये केवल अपना हिस्सा बेच सकता था, राइट. तो ये लॉजिक है इसके पीछे. अब सेकंड, इसमें सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? एंड व्हेन अ कन्वेंस बाय अदर पर्सन इज नेसेसरी. तो कन्वेंस का मतलब मैं आपको टीपीए में भी बता चुका हूं, कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसफर, राइट.
तो कन्वेंस बाय अदर पर्सन्स इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कन्वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर. द परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कन्वेंस. राइट. तो कन्वेंस का मतलब क्या है? तो यहां पे दो चीजें हैं. एक तो हुआ कंकरेंस, इसका जो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 इज कन्वेंस. राइट. तो कंकरेंस का मतलब परमिशन या एक्सेप्टेंस, राइट, या असेंट बेसिकली. और कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसफर. तो ये तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा चुका हूं. कन्वेंस समझते हैं. मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, वो अभी उसमें पार्टीशन नहीं हुआ है. वो ए एंड बी दो भाई हैं और ये प्रॉपर्टी है और इसमें ये दोनों रहते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का आधा आधा अधिकार है इस प्रॉपर्टी पे. पर अभी पार्टीशन नहीं हुआ है तो ये क्लियर नहीं है. तो इस मान लीजिए दो हिस्से, ए ये और बी इधर रहता है. ठीक है, अभी केवल रह रहे हैं, पार्टीशन नहीं हुआ है. ए ने क्या किया? ए ने अपना एक हिस्सा जो है वो बेच दिया, बोला आधी प्रॉपर्टी आप ले लो. बट बाद में जब पार्टीशन हुआ इनके बीच में तो ए को ये वाला हिस्सा मिला और बी को ये वाला हिस्सा मिला. अभी इस केस में बी को ये हिस्सा क्या करना पड़ेगा? ए को देना पड़ेगा. राइट. यहां पे अब अगर मान लीजिए ए ने ये प्रॉपर्टी किसको बेची थी? S1 को बेची थी. तो S1 तो ये बोलेगा ना कि भाई मुझे प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए. तो S1 को आधी जो प्रॉपर्टी मिलेगी कौन सी मिलेगी? ये वाली प्रॉपर्टी मिलेगी. तो अब बी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी. किसको? S1 को. क्यों? क्योंकि पार्टीशन हो गया और ये प्रॉपर्टी ए के हिस्से में आई है. तो अभी ही इज बाउंड टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी. पार्टीशन का मतलब क्या होता है? यही तो होता है ना कि भाई ये प्रॉपर्टी है और ए एंड बी दोनों रह रहे हैं. अभी ये आधा आधा हिस्सा दोनों का है, दोनों भाई हैं, पर ये क्लियर नहीं है कि ये हिस्सा आधा आधा है या फिर ये हिस्सा आधा आधा है. राइट. तो पार्टीशन से क्या असर्टेन हो जाता है कि कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा. तो मान लीजिए अब ए को ये वाला हिस्सा मिला और बी को ये मिला. तो ए को ये हिस्सा बी को देना पड़ेगा और बी को ये वाला जो पार्ट है ये ए को देना पड़ेगा. राइट. तो मान लीजिए अब ए ऐसा कुछ करता है कि ये पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है S1 को, मतलब अपना हिस्सा बेच देता है S1 को. तो अब उसके बाद अभी पार्टीशन तो हुआ नहीं था. तो जब पार्टीशन हो गया और पार्टीशन होने के बाद कौन सा हिस्सा मिला? इसको ये वाला हिस्सा मिला. तो बी के ऊपर ये मैंडेटरी होगा कि वो S1 को ये हिस्सा उपलब्ध कराए. अब ये जो सेक्शन है वो बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट बात बोल रहा है. वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ए और बी एक साथ इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और इनके बीच में पार्टीशन नहीं हुआ है और ए ने अपना आधा हिस्सा बेच दिया है, तो उस केस में अब S1 थोड़ी घूमेगा कि यार मैं किस हिस्से में रहूं, क्या करूं. S1 इसको कंपेल कर सकता है ए को कि आप उतनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर करवाइए, आधी प्रॉपर्टी जो आपने मुझे बेची है. तो उसका तरीका क्या है? ए पार्टीशन के लिए बोलेगा, जब पार्टीशन होगी तो वो प्रॉपर्टी इसको दी जाएगी. राइट. एंड देन सी इट सेज वेयर द वेंडर का मतलब होता है सेलर. राइट. तो हम इसका सबसेक्शन सी देखते हैं. इट सेज वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी. तो आपको मैंने मॉर्टगेज पढ़ाया हुआ है. राइट. एनकम्बरेंस का मतलब होता है बर्डन. एनकम्बरेंस का मतलब बर्डन. अब एनकम्बरेंस कैसा हो सकता है? बर्डन कैसा हो सकता है? मॉर्टगेज एक बर्डन है किसी प्रॉपर्टी पे. आपने किसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया है तो वो प्रॉपर्टी एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें मॉर्टगेज एक लाइबिलिटी है उस प्रॉपर्टी पे. चार्ज भी एक तरह का एनकम्बरेंस हो जाएगा. राइट. तो सी कहता है जहां पे वेंडर ये प्रोफेस करता है, मतलब वेंडर ये दिखाता है, मतलब सेलर जो है, वेंडर मतलब सेलर जहां पे ये दिखाता है कि वो जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उस प्रॉपर्टी पे वो अनएनकम्बर्ड है, उस पे कोई एनकम्बरेंस नहीं है. राइट. कोई लाइबिलिटी नहीं है. तो उस केस में बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी. वो बोलता तो है कि अनएनकम्बर्ड है पर एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई होती है. झूठ बोल रहा है सेलर. जो वेंडर है वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है. और झूठ बोल के उसने, मान लीजिए वेंडर जो सी है और उसने डी को ये बोला कि ये अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, बट एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी क्या है? मॉर्टगेज है. अब इस केस में क्या होगा?
नॉट, और मॉर्टगेज कितने अमाउंट की है, मान लीजिए प्रॉपर्टी इसने सी ने डी को 10 लाख रुपए की बेची, तो मॉर्टगेज भी कितने की है, मैक्सिमम अमाउंट मान लीजिए 10 लाख तक, 10 लाख का ही मॉर्टगेज इस प्रॉपर्टी पे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सी को डी कंपेल कर सकता है कि आप ये एनकम्बरेंस जो है इसको छुड़ाइए और इस प्रॉपर्टी को आप रिडीम करवाइए। मॉर्टगेज, जो मॉर्टगेज करता है प्रॉपर्टी वो कौन होता है, मॉर्टगेजर, राइट। और उसके पास क्या राइट होता है, राइट ऑफ रिडेम्पशन। तो अपनी प्रॉपर्टी को आप रिडीम करवाइए, और इस चीज के लिए डी क्या कर सकता है, कंपेल कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी ली थी जो अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से, और तो यहां पे डी का अधिकार है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई एनकम्बरेंस ना रहे, और सी रिडीम करवा सकता है। तो डी क्या करेगा, डी कंपेल कर सकता है सी को कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा लीजिए, ठीक है। और वैलिड डिस्चार्ज ले लीजिए, राइट, एंड टू ऑब्टेन अ वैलिड डिस्चार्ज एंड वेयर नेसेसरी ऑल्सो अ कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्टगेज, राइट। तो अब वैलिड डिस्चार्ज लीजिए, मतलब उसके बाद से, मतलब सी ने सपोज ए को ये मॉर्टगेज की थी, तो ए क्या करेगा, वैलिड डिस्चार्ज देगा और बोलेगा कि इस प्रॉपर्टी पे अब मेरा कोई राइट नहीं है, ये प्रॉपर्टी कंप्लीटली फ्री है मेरे कर्जे से जो मैंने इनको दिया था। और मान लीजिए अगर ये यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज या किसी और तरह का मॉर्टगेज है जहाँ पे पोसेशन ट्रांसफर होता है, राइट, तो उस केस में क्या होगा कि पोसेशन भी ट्रांसफर करके डी को दिया जाए। इस चीज के लिए ये इसको कंपेल कर सकता है जो वेंडर या सेलर है, राइट। एंड देन कम्स डी, सबसेक्शन डी क्या कहता है, वेयर द वेंडर और लेसर सूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज वांट ऑफ टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, द डिफेंडेंट हैज राइट टू रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ए जो है बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट ये करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है मैं तुम्हें बेचूंगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है ये, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल दिस प्रॉपर्टी, राइट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू बी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ए बी से, बाद में बी क्या करता है, बी मना कर देता है, बी को समझ आ जाता है कि यार इस प्रॉपर्टी पे इसका टाइटल ही नहीं है। अब ए क्या करता है, ए इसके अगेंस्ट बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर देता है। बी यहां पे प्रूव कर देता है कि इस इंसान के पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं है, तो मैं इसे खरीदूं क्यों। ए कौन है, वेंडर और लेसर है ये, राइट। तो खरीदूं क्यों या लीज पे क्यों लूं। अब इस केस में जब कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि इसके पास टाइटल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉपर्टी मेरी नहीं है तो मैं उसे कैसे बेच सकता हूं, राइट। ये तो बेसिक रूल है ना लॉ का कि नोबडी कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा था। तो और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप चलते फिरते जो घर चाहते, किसी और का घर आप जा रहे हैं, आपको घर अच्छा लगा, आपने सोचा बेच देते हैं, तो आपने बाहर से उसका घर किसी और को बेच दिया। आप ऐसा तो नहीं कर सकते। आप अगर ओनर हैं तो आप ओनरशिप पास ऑन कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में क्या हुआ कि ए के अगेंस्ट ए जो सूट लाया था वो डिसमिस हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास टाइटल ही नहीं था, फॉर वांट ऑफ टाइटल। वांट ऑफ टाइटल का मतलब है कि फॉर द लैक ऑफ टाइटल, मतलब टाइटल के अभाव में। अब तो बी के पास क्या राइट हो गए, बी को जो बी ने डिपॉजिट दे रखा है, मान लीजिए जब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया, पूरी प्रॉपर्टी की कीमत आंकी गई 50 लाख रुपए, बी ने ए को 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए, राइट। 5 लाख रुपीस एडवांस में बी ने ए को दे दिए। अब उसके अलावा क्या होगा, तो 5 लाख रुपीस वापस ए को देना पड़ेगा बी को, प्लस इंटरेस्ट, इस 5 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट हुआ, प्लस इस सूट को प्रोसिक्यूट, जब इसने इस सूट किया तो कोर्ट में ऐसा तो नहीं है फ्री में काम होता है, पैसे लगते हैं। तो बी का जो भी खर्चा आया, जो भी कॉस्ट आई, तो बी क्या रिकवर कर सकता है, कॉस्ट भी रिकवर कर सकता है। विच मीन्स क्या क्या राइट हो गया, डिपॉजिट का राइट हो गया, इंटरेस्ट का राइट हो गया इस डिपॉजिट पे, 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट, प्लस कॉस्ट जो भी बी का खर्च, बी की जो भी खर्च हुई। ये किस तरह के सेलर के अगेंस्ट राइट है, ऐसे सेलर के अगेंस्ट जिसके पास टाइटल नहीं है, राइट। तो दिस इज, अब इसका जो सबसेक्शन 2 है, इसका जो सबसेक्शन 2 है
वो ये बात करता है कि द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली सेल और हायर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है तो उस पर भी यही वाले प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, जबकि ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 कहता है, राइट। तो 13(1) किस बारे में है? सेक्शन 13(1) है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, जबकि सेक्शन 13(2) है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम आते हैं सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 के बारे में बात करते हैं। देखिए सेक्शन 17 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नॉट नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक ऐसा इंसान, इसीलिए हम 13 और 17 को मैं साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब आप 13 की बात करेंगे, जैसे अभी हमने सेक्शन 13 का डी पढ़ा, तो 13 के डी को आप सेक्शन 17 के साथ पढ़ेंगे, राइट। तो इसलिए सेक्शंस जो हैं वो मैं हमेशा साथ ही पढ़ाता हूं। अब 17 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास टाइटल ही नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का या लीज करने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बिहाफ पे स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं होगा। मतलब ए जो है वो ये बोल रहा है कि मैं ताजमहल, या ताजमहल तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई एक हाउस है जो कि उसका नहीं है, राइट, वो बी को सेल करता है, उसके बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करता है और बोलता है कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेचूंगा और ये प्रॉपर्टी 5 करोड़ की, पर मैं आपको केवल 1 करोड़ में बेचूंगा। तो बी लालच में आ गया, बी को लगा यार खरीद सकते हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ? ए ने बी को ये प्रॉपर्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हुआ कि, तो बी ने बोला कि ठीक है मैं एक फ्यूचर डेट पे खरीद लूंगा, और इसने इसको 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया, ठीक है। पर इसके पास तो टाइटल है नहीं, ही हैज नो टाइटल, या फिर इम्परफेक्ट टाइटल है इसका। तो अब उस केस में बी ने क्या किया? बाद में मना कर दिया। बी ने बोला कि मैं इस प्रॉपर्टी को लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज उसको लगा कि मतलब दिस डील इज टू गुड टू बी ट्रू, राइट, कि मतलब ये तो कुछ यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ पंगा होने वाला है। तो अब इस केस में क्या हुआ? ए क्या सोच रहा है? बोल रहा है मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करूंगा और बी को कंपेल करूंगा कि वो ये प्रॉपर्टी मुझसे खरीदे, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ। तो सेक्शन 17 बोल रहा है कि ऐसा इंसान जिसके पास टाइटल नहीं है या फिर इम्परफेक्ट टाइटल है, वो इंसान, वन हु हैज नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, उसको आप कंपेल, मतलब वो जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। उसके पास अधिकार नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस प्रॉपर्टी की सेल और जो लीज करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है सामने वाली पार्टी से, उसको एनफोर्स कराने के लिए, राइट। तो यही बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। तो ये 17(1) किस बारे में बात कर रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। और ये जो सेक्शन 17 है किस पे बेस्ड है? बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और बहुत ही सिंपल बात है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं तो आप किसी को जबरदस्ती कैसे बेच सकते हो वो प्रॉपर्टी, राइट। तो अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी प्रॉपर्टी को बेचने का और उसको उधार देने और उसको लीज करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर। मतलब ऐसा एक सेलर या लेसर जिसके पास हु नोइंग नॉट टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल और लेट द प्रॉपर्टी। नंबर 1, उसने नोइंगली ऐसा किया, उसको पता था कि उसके पास ये प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, बट फिर भी उसने वो प्रॉपर्टी बेची, कॉन्ट्रैक्ट किया उस प्रॉपर्टी को बेचने का, राइट। दूसरा, who though he entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt, right। तो ये सिचुएशन क्या है? इनिशियली ये तो फ्रॉड वाली बात हो गई कि एक को पता था कि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि प्रॉपर्टी में बेच दूंगा, ये तो बहुत क्लियर बात है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि उसको तो लगता था कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो मतलब जेन्युइनली बिलीव किया था उसने कि ये प्रॉपर्टी
उसकी है, राइट, एक ही है ये प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसको लगा कि ये प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम थी और जब फादर की डेथ हुई तो ये प्रॉपर्टी मुझे मिल गई, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बट बाद में उसको रियलाइज हुआ कि फादर ने ये प्रॉपर्टी किसी XYZ पर्सन को गिफ्ट कर दी थी, राइट। बाद में इसने ये जब प्रॉपर्टी देने की बात की तो ये XYZ पर्सन आया और इसने बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार नहीं है। तो उसने बोला क्यों नहीं है? क्योंकि ए ने बोला कि भाई मेरे फादर की प्रॉपर्टी है तो मेरा ही अधिकार होगा, तुम्हारा थोड़ी होगा। तो उसने बोला कि नहीं, मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपके फादर ने मुझे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी। तो अभी क्या समझ आया? अभी यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि भाई इसको तो लगता था कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, पर ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं थी। तो ये इंसान भी, ये दोनों इंसान, ये दोनों सिचुएशन में जो वेंडर या सेलर, ये वेंडर या लेसर है, मतलब सेलर या जो लेसर हैं, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू नहीं कर सकते। मतलब वो कर तो सकते हैं ऑब्वियसली, पर कोर्ट उनको वो ग्रांट नहीं करेगा, राइट। देन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 इट सेज द प्रोविजन, ये बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कि ये जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 17 के, ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होंगे। तो आई होप आपको सेक्शन 13 और सेक्शन 17 प्रॉपरली समझ आया होगा और आप अब कभी भूलोगे नहीं, राइट। कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।